ठीक है, आज का जो चैप्टर होने वाला है हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर 5। ये किस बुक के अकॉर्डिंग है? ये है आपकी लोकल प्रकाशन या फिर एक्टिव की बुक जो आती है, यानी कि चित्र प्रकाशन की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 है। और एनसीईआरटी बुक के अनुसार, जो एनसीईआरटी की बुक है सरकारी बुक, उसके अनुसार ये हमारी सेकंड यूनिट है। ठीक है नहीं, शुद्ध गति की, जो शुद्ध गति की है हमारी सेकंड यूनिट, उसकी हम बात करें। ठीक है बेटा, आज इसमें हम बताने वाले हैं कि बेटा इसमें एक बात को बता देते हैं हम कि इस चैप्टर में से कुछ चीजें हटा दी गई हैं। जैसे सरल रेखा में गति, यानी कि सरल रेखीय गति को इसमें से हटा दिया गया है। ठीक है, और स्थिति समय ग्राफ को इसमें से हटा दिया गया है, और निर्देश फ्रेम और जड़त्वीय और अजड़त्वीय को इसमें से हटा दिया गया है। ठीक है, वो 30% सिलेबस जो हटाया है उसमें से इसमें से भी कुछ पार्ट हैं जो हटा दिए गए हैं, तो उनको तो हमें पढ़ना नहीं है, बाकी जो कुछ है उसको हम पढ़ते हैं। और इसमें जो अगर उनको हटाने के बाद निर्देश फ्रेम में जो जड़त्वीय और अजड़त्वीय की बात करते हैं, अगर उसको हटा दें तो उसको हटाने के बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, उसके बाद वो स्टार्ट होता है कि वस्तु की जो विराम स्थिति है और उसकी गति स्थिति, यानी कि गति अवस्था और विराम अवस्था। ठीक है नहीं, ये शुरू होता है। तो उसी टॉपिक को हम इसमें लेंगे सबसे पहले। ठीक है, कौन सा टॉपिक है हमारा? सबसे पहला इसका जो सिलेबस से हटाया है, उसके बाद जो टॉपिक हमारा पहला वो कौन सा है? वो है विराम अवस्था तथा गति अवस्था। ठीक है, कौन सा है? विराम अवस्था तथा गति अवस्था। ठीक है बेटा, ये टॉपिक है आपका जो सिलेबस बताया उसके बाद कर रहे हैं हम। ठीक है, वैसे बहुत कुछ आगे, काफी बड़ा चैप्टर है। अब अगर हम बात करें विराम अवस्था की, तो विराम अवस्था क्या होती है बेटा? इसको बताने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बेटा आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। उसके पास में बेल आइकन का बटन दिखाई देगा, तो उस बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो बने उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बेटा हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट भी जरूर करें हमारी वीडियो को। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं इसको कि विराम अवस्था क्या है। तो अगर हम विराम अवस्था की बात करें तो विराम अवस्था कैसे करें कि कोई वस्तु है, ठीक है, किसी वस्तु में अगर हम एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन कराएं, ठीक है नहीं, यदि उस वस्तु में परिवर्तन नहीं होता है तो वो जो वस्तु है विराम अवस्था में कहलाएगी। समझ लीजिए द्वारा कि कोई वस्तु है, यदि किसी वस्तु में किसी बिंदु, एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अगर परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। जैसे ये दीवार है, स्कूल के कमरे की एक दीवार है, उस दीवार पर ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है बेटा, ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है इस पर। अगर मैं इस पर कोई इस प्रकार से बल लगा रहा हूं तो जितनी देर तक मैं बल लगा रहा हूं, यदि ये, ठीक है नहीं, किसी एक निश्चित बिंदु यानी कि दीवार के सापेक्ष जैसे टिका हुआ है, उसके सापेक्ष इस बोर्ड में परिवर्तन नहीं होगा। ये बोर्ड यहाँ से कहीं पर भी स्थानांतरित नहीं होगा, ना तो ये ऊपर जा रहा, ना नीचे जा रहा, ना यहाँ से हट रहा है। तो इसका मतलब अब जो बोर्ड की स्थिति है, क्योंकि इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये विराम अवस्था में है। ठीक है, मेज रखी है, मेज पर जो कोई फोर्स लगाया या मेज इस प्रकार से रखी हुई है, कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, समय के साथ एक निश्चित बिंदु के साथ इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो मेज भी कैसी है? विराम अवस्था में है। ठीक है बेटा, यानी कि कोई भी वस्तु, अगर कोई भी वस्तु यानी कि किसी वस्तु की बात कर रहे हैं हम, तो वो वस्तु अगर एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है तो बेटा वो विराम की अवस्था ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो विराम की अवस्था। क्लियर ना? समझ में आ गया कि विराम की अवस्था हम किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारा गति अवस्था। तो गति की अवस्था किसे कहेंगे? गति की अवस्था क्या होगी बेटा? बिल्कुल ठीक इसी के विपरीत बात करनी है। जैसे हमने विराम अवस्था की बात करी, ठीक इसी के ठीक विपरीत
अगर हम कोई वस्तु की बात करें, किसी वस्तु की बात करें, उसकी अगर किसी वस्तु में किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो वो वस्तु गति अवस्था में कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, गति अवस्था। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरी एक्टिविटी देख रहे होंगे कि मैं क्या हो रहा हूँ, ये ऐसे करके डोल रहा हूँ, ठीक है, इस इधर उधर को मैं ऐसे करके मूवमेंट कर रहा हूँ। तो जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं विराम अवस्था में नहीं हूँ। मैं कैसी अवस्था में हूँ इस समय, मैं करंट पोजीशन में जो अवस्था है मेरी, वो कैसी है, गति की अवस्था है, क्योंकि समय के साथ मेरी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है एक निश्चित बिंदु के साथ। ठीक है, नहीं, मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक इस प्रकार से अगर मैं खड़ा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरे इस बॉडी की जो अवस्था होगी वो अवस्था कैसी होगी, विराम की अवस्था होगी। यदि मैं इस बॉडी को मूवमेंट कराऊं किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ इस प्रकार से, ठीक है नहीं, तो ये जो मेरी अवस्था है, ये अवस्था गति की अवस्था कहलाएगी। कैसी अवस्था कहलाएगी, गति की अवस्था। जैसे पृथ्वी की ओर गिरता हुआ कोई पिंड, तो पृथ्वी की ओर कोई पिंड गिर रहा है, तो उसकी जो अवस्था वो कैसी है, गति की अवस्था, वो लगातार नीचे की ओर आ रहा है, गति कर रहा है। सीधी सड़क पर, यानी कि सड़क पर चलती हुई ट्रेन या व्यक्ति, ठीक है नहीं, या कोई भी वस्तु जो मूवमेंट कर रही है, चल रही है, गति कर रही है, तो ये जो गति कर रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो ये सब की सब जो स्थिति है, इस समय उनकी जो पोजीशन है, वो गति की अवस्था है। कैसी अवस्था है, गति की अवस्था। इस ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो कोई भी स्थिर नहीं है, जड़त्व की अवस्था में नहीं है, सब के सब कैसे गतिमान है। देखो सूर्य गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है नहीं, और सूर्य के चारों तरफ ये सब ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी है, और पृथ्वी गतिमान है, और पृथ्वी पर जो स्थित है पृथ्वी के साथ साथ वो भी सब कैसे हैं, गतिमान है। तो पृथ्वी पे जितनी भी सब चीजें हैं सब कैसी हो गई बेटा, गति हो गई, ठीक है, गतिमान हो गई। तो इसका मतलब गति की अवस्था इसे कहते हैं। ठीक है, अब इस गति की अगर हम बात करें तो गति जो है 3 प्रकार की होती है बेटा। कितने प्रकार की होती है गति? गति 3 प्रकार की होती है। देखो बेटा, विराम की जो अवस्था है इसको हम जड़त्व अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जड़त्व अवस्था कह सकते हैं। कैसे? जड़त्व जो बिल्कुल स्थिर होती है, दीवार है, ठीक है, ये दीवार एक जगह स्थिर है, तो ये जड़त्व की अवस्था है। अगर हम इस बोर्ड की बात करें या दीवार की बात करें, अगर इसको हमने हटा दिया, ठीक है, जब तक ये जड़त्व की अवस्था में, तो विराम की अवस्था में ही कहलाएगा। तो इसका मतलब हम विराम को जड़त्व भी कह सकते हैं बेटा। अब गति 3 प्रकार की होती है, गति 1, 2 और 3। ये कौन कौन से प्रकार हैं? पहला, ठीक है नहीं, स्थानांतरित गति। पहली जो गति होती है इसे कहते हैं स्थानांतरित गति। स्थानांतरित बेटा दूसरे जो प्रकार है इसका, उसे कहेंगे घूर्णन गति। क्या कहेंगे? घूर्णन गति। घूर्णन गति, ठीक है। फिर तीसरा जो प्रकार है बेटा, उसे कहेंगे दोलन गति, यानी कि ये दोलनी गति। दोलनी गति, दोलन गति या दोलनी, ठीक है, इसको कहते हैं, ठीक है, स्थानांतरित गति है, घूर्णन गति, और तीसरी क्या है? दोलनी गति, यानी कि दोलन गति। क्लियर? अब जो स्थानांतरित गति है इसे कहेंगे हम ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी इसमें कहते हैं इसको ट्रांसलेटरी मोशन। इसको कहते हैं घूर्णन को रोटेशनल मोशन, यानी कि रोटेटरी मोशन। और इसको कहेंगे दोलनी को। दोलन मतलब क्या है? किस कह रहे हैं हम दोलन को? दोलन को क्या कहते हैं हम? ठीक है, तो दोलन होगा हमारा ऑक्सीलेटरी। ऑक्सीलेटरी मोशन, यानी कि ऑस्किलेटरी मोशन। तो इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में, आप लिखिएगा बेटा। गति को तो मोशन कहते हैं, गति को क्या कहते हैं? मोशन स्टेट। गति अवस्था मोशन स्टेट, मोशन स्टेट, ठीक है बेटा। स्थानांतरित गति को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी, क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन लिख लेना बेटा इसको, ठीक है। घूर्णन को क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? दोलनी को। इसको कहेंगे दोलनी मतलब ऑक्सीलेटरी, ऑस्किलेटरी मोशन,
ठीक है बेटा, ऑस्किलेटरी मोशन। ये 3 प्रकार। अब पहले प्रकार जो क्या है, पहले प्रकार की जो गति होगी क्या होगी, ठीक है। यदि कोई वस्तु जो है, ठीक है, वो वस्तु कैसी हो, यदि किसी वस्तु को, यदि कोई वस्तु और उसके समस्त कण, यदि कोई वस्तु क्या हो रही हो, एक सरल रेखा में गति करे और उसके साथ साथ उसके समस्त कण जो हैं वो भी एक सरल रेखीय गति करते हैं, तो इस प्रकार की जो गति होगी उसे कहेंगे स्थानांतरित गति। ठीक है बेटा, यानी कि किसी भी वस्तु की ऐसी गति जो एक सरल रेखीय हो, कैसी हो, सरल रेखा में गति हो, उसके प्रत्येक कण, यानी कि उस वस्तु के जो प्रत्येक कण है वो कण भी कैसी गति कर रहा हो, एक सरल रेखीय गति कर रहे हो, तो वो गति जो है एक उसकी जो गति होगी उसे स्थानांतरित गति कहेंगे, स्थानांतरित गति। ठीक है, जैसे आकाश से पृथ्वी की ओर गिरता हुआ पिंड, आकाश से पृथ्वी की ओर गिरता हुआ जो पिंड है उसकी जो गति होगी कैसी होगी, स्थानांतरित गति। एक सीधी सड़क पर चलती हुई ट्रेन, वो सीधी सड़क पर, एक सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन, सीधी सड़क पर चलती हुई बस, गाड़ी, ठीक, कोई सी भी, चाहे तो वो कार हो या ट्रक हो, ठीक है, कोई सी भी गाड़ी वो सीधी चल रही है एक सीधी सड़क पर, तो उसकी जो गति है वो पूरी की पूरी स्थानांतरित हो रही है, चल रही है, तो उसे कहेंगे स्थानांतरित गति। ठीक है बेटा, उसकी जो गति होगी क्या होगी, स्थानांतरित गति। इसके बाद बात करते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति किसे कहते हैं, यानी कि किसी पिंड की एक ऐसी गति, किसी पिंड की ऐसी गति जो किसी एक घूर्णन गति कहेंगे हम, घूर्णन गति किसी पिंड की दूसरा है घूर्णन गति। तो घूर्णन गति किसे कहेंगे बेटा, जब कोई पिंड इस प्रकार की गति करे, यानी कि जब कोई पिंड इस प्रकार की गति करे कि उसके समस्त कण क्या करे, वृत्ताकार पथ पर हो, कि उसके समस्त कण कैसे हो, एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हो, यानी कि किसी पिंड की इस प्रकार की गति जिसके सभी कण यानी कि समस्त कण एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हो, और उन कणों का जो एक केंद्र है, यानी कि जिस पथ पर वो गति कर रहे हैं उस वृत्ताकार पथ के केंद्र से उन सभी कणों की एक निश्चित दूरी हो। निश्चित दूरी का मतलब है कि उनका कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे समझ लो इसको बेटा कि हमने माना कि एक ये पिंड है, ठीक है, और ये पिंड एक ये बिंदु है O, इसके सापेक्ष रोटेट कर रहा है, ठीक है, चारों तरफ ये रोटेट कर रहा है। तो अब इसके एक कण ये इस प्रकार से कण है, इन कण की जो दूरी है यहाँ से, जैसे इस कण की ये दूरी है, इस कण की ये दूरी है और इस वाले कण की ये दूरी है, ठीक है, ये दूरियां हो गई, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, ठीक है। अब ये वाला पिंड मान लिया यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया, तो इन वाले कणों की जो दूरी है, जैसे ये वाले कण यहाँ पर आ गया, ये कण और ये जो कण है ये यहाँ पर आ गया, और ये जो कण है वो यहाँ पर, तो इनकी जो दूरी होगी ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ठीक है नी, ये दूरी इसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, ये दूरी इसके बराबर होनी चाहिए, और ये वाली दूरी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इनकी जो है दूरियों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कि एक निश्चित दूरी हो, ठीक है नी, जो यानी कि दोबारा समझ लो कि किसी पिंड की इस प्रकार की गति कि उसके सभी यानी कि समस्त कण कैसे हो, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हो, एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हो, और उन सभी कणों की जो वृत्ताकार पथ है, इसी वृत्ताकार पथ के सेंटर से यानी कि केंद्र से जो दूरी है वो कैसी हो, निश्चित हो। निश्चित का मतलब कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। चेंजिंग मतलब जितनी दूरी यहाँ की दूरी कहीं पर भी आ जाए वो कण उसकी उतनी ही दूरी होनी चाहिए, निश्चित दूरी होनी चाहिए। अगर 2 मीटर है तो 2 मीटर ही रहनी चाहिए प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है बेटा। तो इस वाले बिंदु की दूरी है, तो इस वाले ये वाला बिंदु जब यहाँ आ गया तो इसकी दूरी भी उतनी ही होगी जितनी यहाँ पर थी, निश्चित दूरी होगी, निश्चित दूरी होगी। तो इस प्रकार के पिंड की गति को हम घूर्णन गति क्या कहते हैं, घूर्णन गति। तो ये घूर्णन गति जैसे हम पृथ्वी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी कैसे करती है, घूर्णन गति करती है, ठीक है। और घूर्णन गति के साथ साथ वो
वृत्ताकार पथ में भी घूम रही है, इनकी वृत्तीय गति भी कर रही है। वृत्तीय गति किसके साथ चारों तरफ कर रही है? वो सूर्य के चारों तरफ कर रही है। सूर्य के चारों तरफ वृत्तीय गति कर रही है और अपनी अक्ष के सापेक्ष पृथ्वी, ये पृथ्वी है और पृथ्वी की अक्ष ये है, इस अक्ष के सापेक्ष कैसे कर रही है? इस अक्ष के सापेक्ष जो है वो घूर्णन गति कर रही है। ठीक है नी? तो पृथ्वी जो हमारी घूम रही है घूर्णन गति कर रही है। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है 24 घंटे में एक चक्कर अपनी अक्ष के सापेक्ष ये लगा लेती है। ठीक है, जैसे लट्टू घूमता है, लट्टू की गति घूर्णन गति होती है। लट्टू की गति हमारे सभी के मकानों में गेट लगा हुआ होता है, हर कमरे में गेट लगा होता है। तो गेट पर जो हैंडल लगा हुआ होता है वो कब्जे के सापेक्ष हम गेट को हैंडल पकड़ कर घुमाते हैं। ठीक है, तो हैंडल पकड़ के हम जो घुमाते हैं, जो गेट कब्जे के सापेक्ष गति कर रहा है, तो ये घूर्णन गति है। कैसी गति है बेटा? ये घूर्णन गति, रोटेशन कर रहा है वो, रोटेटरी मोशन हो रहा है। ठीक है, उसे कहेंगे रोटेटरी मोशन। ठीक है, इसके बाद बात आती है दोलनी गति। दोलनी गति क्या है बेटा? दोलनी गति क्या है? इसमें कण जो है जैसे इस प्रकार से गति करता है, यानी कि अपनी अक्ष के सापेक्ष इधर उधर। जब कोई वस्तु अपनी किसी अक्ष के सापेक्ष इधर उधर गति करती है, इधर उधर गति करती है, तो उसकी ये इधर उधर की गति कैसे कहलाएगी? दोलनी गति कहलाएगी। उसे कहेंगे ऑक्सिलेटरी मोशन। ठीक, और उसके सभी कण जो है वो भी उस अक्ष के इधर उधर गति कर रहे हों। ठीक है, कोई वस्तु जब किसी अक्ष के सापेक्ष इधर उधर गति करती है, उसके सभी कण भी उसके सापेक्ष इधर उधर गति करते हैं, तो उसकी जो गति है उसे दोलनी गति यानी ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे सरल लोलक की गति, कोई लोलक ले ले, उसको धागे के द्वारा लटका दे और वो इस प्रकार की जो गति करेगा उसे कहेंगे दोलनी गति। अब सावन के महीने में, जैसे सावन का महीना था, उसमें हम झूलते थे, अभी भी झूलते हैं गाँवों में। तो जो झूला झूलते हैं, वो झूला हम झूल रहे हैं, हम उसमें जो गति कर रहे हैं, झूले के साथ जो गति कर रहे हैं, हमारी जो गति है वो कैसी होगी? दोलनी गति। ठीक है, जो दीवार घड़ी होती है और दीवार घड़ी में जो पेंडुलम लटका हुआ होता है, वो पेंडुलम जो गति करता है वो भी कौन सी गति करता है? दोलनी गति करता है, ऑक्सिलेटरी मोशन। ठीक है बच्चों, ये कुछ चीजें थी इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग के टॉपिक थे। एक तो था हमारा विराम अवस्था, ठीक है, और गति अवस्था। विराम अवस्था को हमने समझा दिया अच्छे से और गति अवस्था को हमने समझा दिया है। और गति के बारे में ये भी बता दें कि गति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, 1, 2 और 3। स्थानांतरी गति, घूर्णन गति और दोलनी गति। ठीक है ना, ये बात हमने बता दी है। इसके बाद का जो टॉपिक है आपका, वो पढ़ाएंगे हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वो टॉपिक है हमारा एक बिंबीय गति, द्विबिंबीय गति और त्रिबिंबीय गति। ठीक है नी, तो जिसे हम 1D, 2D और 3D कहते हैं। ठीक है, 1D, 2D और 3D वो किसके द्वारा समझते हैं बेटा? हमारा एक टॉपिक था निर्देशांक फ्रेम, वो टॉपिक हमारा हटा दिया गया। ठीक है, उसमें जड़त्व और अजड़त्व था। अगर वो हमारे अच्छे से समझ में आ जाता था तो हम एक बिंबीय, द्विबिंबीय और त्रिबिंबीय को बहुत आसानी से समझ लेते थे। लेकिन अब वो टॉपिक तो हटा दिया गया है। अब एक बिंबीय, द्विबिंबीय और त्रिबिंबीय को हमें समझना है। तो उसको किस प्रकार से समझना है बेटा? उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से कुछ बेसिक चीज़ें उसकी बता दूंगा, तब आपके वो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए उस पर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बेटा, और अपनी जो नेक्स्ट वीडियो में उसी पे बनाने वाला हूँ, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लें। और जो हमारी वीडियो होगी, जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको उसमें नहीं आएगी। ठीक है बेटा, फिर से मैं आपसे कहता हूँ कि आप बेटा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करें बेटा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपनी पूरी क्लास के बच्चों के पास तक इस वीडियो को पहुंचा दें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।